आप लोग साथ खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही होगी। मुझे प्लीज़ इस चीज़ का फीडबैक दे दीजिएगा। तो जनाब हमारी लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। वक्त हुआ जाता है 10:31 10:31 आई मीन। और तारीख़ है आज 24 जून 2022। तो जनाब आली पेपर पेन पकड़ लें और जो है वो लर्निंग के लिए दोबारा रेडी हो जाएं। आज हम थोड़ा हैंड्स ऑन, थोड़ा एक प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस तो नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ समझाऊंगा जो कि एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो पहले मुझे आप लोग फीडबैक दे दें। विद इन फ्यू सेकंड्स हम लोग जो है ये स्टार्ट कर देंगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक है। हेलो। तो जनाब कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपका कोई हो तो वो एक ही यूज़ करना है। ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप, क्योंकि हम ज़्यादा इंडिकेटर्स भी यूज़ नहीं करेंगे, हम ज़्यादा जो है वो चीज़ें इतनी ऐसा यूज़ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। ओ एक मिनट। तो एग्जाम्पल के लिए हम BTC USDT का चार्ट खोल लेते हैं। ठीक है, कोई भी चार्ट आप खोल लो। आपको अगर कोई और कॉइन वगैरह वगैरह कुछ पसंद आता है तो आप वो चीज़ भी खोल सकते हैं। ठीक है जनाब। तो ये एक चीज़ है मेरे प्यारे दोस्तों। और होपफुली आप लोगों को इससे अच्छा खासा सीखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले मेरे पास जो है ऑब्वियसली BTC का चार्ट खुला हुआ है और BTC और USDT का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है। इस पे ये देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास तो एक चीज जो लगी होनी चाहिए, वो है आपकी ये जो येलो लाइन नजर आ रही है ना, ये है आपकी 200 मूविंग एवरेज। अब इस स्ट्रेटेजी में हम क्या यूज करते हैं? हम तीन चीजें यूज करते हैं। एक तो हो गया 200 का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये याद रखिएगा। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका लगा हुआ है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज आपने याद रखनी है, आवरली टाइम फ्रेम है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम नहीं है, 5 मिनट का नहीं है, 1 घंटे का आवरली टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 घंटे का चार्ट खोल लेना है। 200 की मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लेनी है। इसके बाद आपने देखना है एक और फैक्टर जो है आपकी 12 कैंडल्स। ठीक है। अब वो 12 कैंडल्स क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं वो मैं जरा आपको बताता हूँ। अ, तो इस स्ट्रेटेजी की मेन चीजें मैंने आपको बता दी है। हाँ, आपके पास जो है वो जो है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ही निकाल लें आप तो बड़ी आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। ठीक है। मैं RSI और अभी बाकी चीज़ों में नहीं जाऊंगा। मैं अभी बेसिक आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, उसके बाद आपके पास मूविंग एवरेज को किस तरीके से यूज़ करना है वो हम देखने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इस स्ट्रेटेजी में होता ये है कि आपके कुछ फेज होते हैं। ठीक है। एक आपका करेक्शन का फेज होता है जिसमें BTC या कोई भी आपका जो एसेट है, गोल्ड भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कोई दूसरी करेंसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो आपकी कंसोलिडेशन होती है। ठीक है। सॉरी, करेक्शन होती है, कंसोलिडेशन होती है, ब्रेकआउट होता है और फिर रीटेस्ट होता है। ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है। इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहली चीज हमने जो देखनी है वो है हमारी 200 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस। ये मैंने बस ब्लू लाइन ऐसी बस लगी हुई है, चले हटा दिया मैंने। ठीक है, आसानी के लिए। तो आपके पास आपने चार्ट खोला हुआ है 1 आवर का, तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन रहा होगा चार्ट। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 1 आवर का टाइम फ्रेम आपके पास खुला हुआ है। ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपने बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन बनाना, तो ये तो बिल्कुल इजी पीजी होता है। ये तो बिल्कुल सबसे आसान काम ये है ना। आपने क्या करना है, एक अपनी सपोर्ट लेवल ढूंढना है, आपके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल जो भी निकलता है निकल जाए। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर
इस टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास ये निकलती है, तो आप इसको ऐसा मैं करता हूँ ग्रीन कलर कर देता हूँ ताकि भाई पता चले ये सहारा है एक हमारा, तो ग्रीन चीजें सहारे के लिए बनाते हैं हम। ठीक है। अब आपने क्या रखना है अपना टारगेट। जब भी आप टारगेट सेट करते हो ना, अगर तो आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका एम यही होता है कि आप चीज को सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। सिंपल एज दैट। ठीक है ना। तो आपका जब एम है ही यही कि आपने सस्ते में कोई चीज खरीदनी है, तो आप उस चीज को खरीदोगे सपोर्ट लेवल पे। समझ आ गई बात आपको। अब सपोर्ट लेवल आपको कैसे पता चलता है? सपोर्ट लेवल आपको इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से पता चलता है। अगर तो हमारी जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ चल रही है, तो हमारी सपोर्ट जो है वो हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बता देगी। हाँ, अगर तो मूविंग एवरेज जो है नीचे जा रही है और प्राइस ऊपर जा रही है, तो फिर जो मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस के बजाय सपोर्ट की काम करेगी। ठीक है। और इंस्टेड ऑफ कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो, वहां पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, पलट जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा मामला। समझ आ गई बात आपको। तो जब ये सिनारियो होता है तो उसके अंदर आपके पास जो है एक चीज आपने माइंड में रखनी होती है, वो ये है कि जब आपने एक सपोर्ट लेवल बना लिया, तो आपने ये याद रखना है कि ये आपकी इस चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। अगर तो ये ब्रेक होती है तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाना लाजमी बनता है। अगर तो कंडीशन है अब इस पे, अगर तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, मिड टर्म ट्रेडर हो, क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा रिलैक्स वाले शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। तो अगेन आपका माइंडसेट क्या कहता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो, उस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी को भी लेके चलना है। ठीक है। तो जो मैंने कुछ फेजेस आपको बताए, उसमें से अगर आप फेज लिखोगे कंसोलिडेशन का फेज, तो कंसोलिडेशन के फेज में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, वो है 12 कैंडल्स होनी चाहिए हमारे पास 1 आवर के चार्ट के अंदर, कंसोलिडेशन वाली। ठीक है। जब भी हमारे पास 12 कैंडल्स हमें मिलती हैं, तो एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ठीक है। अब इस चार्ट के अंदर मैं अभी तो निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन अमूमन आपके पास स्टेबल वॉल्यूम के साथ जब भी 12 कैंडल्स आपको मिलती हैं आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो है वो ब्रेकआउट मिलता है। अभी तो खैर बेयर मार्केट शुरू हो गई थी, लेकिन एक मैं बता रहा हूँ बात, जब मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होती है तो उसमें हमारे पास इजीली ब्रेकआउट मिलता है। ठीक है। तो 12 कैंडल्स का रूल ये बेसिकली कि जब भी आपकी आवरली कैंडल फॉर्म होती है, 1 घंटे की एक कैंडल है, आवर का एक मतलब ये आवरली चार्ट है, तो उसका मतलब है कि एक जो कैंडल बन रही है ये 1 घंटे का टाइम रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। तो अब इस चार्ट के अंदर मैंने देखनी है कि 12 कैंडल्स ऐसी फॉर्म हो कि वो स्टेबल हो, अच्छी हो, उसके अंदर मुझे पता है कि वॉल्यूम जो है वो ना ज़्यादा गिर रहा है और ना ज़्यादा कोई ख़तरा वाली बात है। ठीक है। तो वहाँ पे मुझे पता चल जाएगा हाँ यार, कंसोलिडेशन का फेज़ चल रहा है ये मेरा। और जब भी आपका कंसोलिडेशन का फेज़ होता है तो उसके बाद अगला आपका जो फेज़ आता है वो आता है ब्रेकआउट का। जब आपको ब्रेकआउट मिलता है तो कॉइन की प्राइस आपकी ऊपर जाती है, और जब भी ऑब्वियसली फिर वो थर्ड फेज को टच करती है और वो है आपका रेजिस्टेंस। तो अगर अभी हम करंटली बात करें तो हमारा जो फेज चल रहा है करंटली वो चल रहा है रेजिस्टेंस का फेज। ठीक है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो इस पे हमारी प्राइस बैठी हुई है अभी। ठीक है। अगर अभी आप देखेंगे तो ये एक बड़ी बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है हमारी, अगर तो ये फॉर्म हो जाती है तकरीबन हमारे अभी 20 मिनट में, तो ये यहाँ से हो सकता है हम नीचे तक आए। इसकी एक पहली सपोर्ट है 2000 बोल रहा हूँ, 20,780 डॉलर तक, 20,800 डॉलर तक आप देख सकते हो। ठीक है। अगर तो ये बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, ये हमारी अगर डोजी कैंडल हो जाती है तो वो तो और ही बेरिश हो जाएगी। तो मुझे लगता है थोड़ी नीचे की विक लग जाए, जो कि 20,650 तक की लग सकती है। ठीक है। आ, तो ये सिनारियो है अभी।
डिपेंडिंग ऑन, अगर तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल जाता है जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर उसके बाद बाद में होगी। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी रेजिस्टेंस होती है तो रेजिस्टेंस में आपने सेलिंग करनी होती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि रेजिस्टेंस तो अगर आपकी ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे? अगर आप सभी कुछ यहाँ पे सेल कर दोगे तो फिर ऊपर के लिए क्या रखोगे? तो इसीलिए आपको हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि हमेशा आपने पार्ट्स के अंदर सेलिंग करनी है। जरूरी नहीं है आपने अपना सारा फंड यहाँ पे सेल कर दिया। अच्छा चलो, कोई मसला नहीं है, अगर तो आपने सेल कर भी दिया, ठीक है, बाय मिस्टेक आपने कर भी दिया, आपने सब एग्जिट कर दिया, ठीक है, और फिर आप बोलो यार अब मैं खरीदूंगा, तो ऐसा फायदा ही क्या है कि ये ऊपर जाए? मतलब आपने फर्ज करो यहाँ पे खरीदा है, 19,000 पे खरीदा, 19,900 पे खरीदा, लेट से, ठीक है, मेरी एक पर्सनली मेरी खुद की एक बाइंग थी, 19,900 की, ठीक है, तो मुझे पता थी यहाँ मेरी सपोर्ट लेवल है, तो मैंने बाय ऑर्डर लगा के रख दिया था, मेरा बाय ऑर्डर फिल हो गया था, ठीक है। अब बाय ऑर्डर मेरा फिल हुआ था, मैंने पार्ट्स के अंदर बाइंग की थी, तो मेरी तकरीबन 20,000 समथिंग, 100 200 इस तरह की एवरेज आ रही थी, तो मैंने पार्ट्स के अंदर बाइंग की थी, कहने का मकसद ये है। तो फिर मैंने एग्जिट कब किया है? मैंने 21,000 पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैठ रही है और वहां पे मैं खामोशी से एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। अब मैं क्या किया हुआ है, मैंने मैंने अब जो है वो यहाँ पे अगर तो मैं शॉर्ट की पोजीशन खोलता हूँ तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस होगा, मुझे पता है वहां कहाँ लगाना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से मैंने, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। लेट से आपने ये बाइंग की है, यहाँ पे सेल की है, फिर दोबारा आप 21,000 पे निकल के 21,500 पे दोबारा तो नहीं खरीदोगे ना, फायदा क्या होगा? वो हल्का सा गिरेगा, आप फिर पैनिक में आके उसको सेल कर दोगे। तो सब्र रखा करो, जब भी आपकी कोई चीज रेजिस्टेंस पे बैठी हुई हो, जब भी कोई चीज आपकी सपोर्ट लेवल पे बैठी हो, वहां पे आप थोड़ी बहुत बाइंग कर लिया करो, लाजमी कर लिया करो, ठीक है। और 1 आवर से ऊपर आप चार्ट में इजीली बाइंग कर सकते हो, और इवन 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये अच्छा आपका सपोर्ट लेवल बन रहा था, तकरीबन $20,000 का, ठीक है। तो ये वाली भी बात है। तो जब भी आप इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बाइंग सेलिंग करते हो तो वहां पे आपको इन चीजों को देखना पड़ता है। कंसोलिडेशन को देखोगे आप सबसे पहले। अब जैसे यहाँ पे इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि इसको मैं कंसोलिडेशन कह नहीं सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप ये देखो, ये अगर मैं बोलूँ ये जोन जो है ना मेरा कंसोलिडेशन का जोन है, ठीक है, ये मेरी लोकल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और इसके बीच में जो भी कुछ होता है वो एक कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है। ये जो मेरी एक लोकल तकरीबन 15 मिनट के अगर मैं चार्ट खोलता हूँ तो उसके अंदर ये मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगी। आपको 1 आवर के चार्ट में भी नजर आ सकती है ये, ठीक है। आपने देखना है लोकल रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स, ठीक है, तो ये लोकल रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं। यहाँ से आपने देखना है, जैसी ब्रेकआउट मिलता है, वो हमारा लेवल था 20,000, तकरीबन $800 के ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है, और उसके बाद इस कैंडल ने हमारी रिटेस्ट दिया, फिर वहां से दोबारा पंप हुआ है, और हमारा 200 मूविंग एवरेज पे हमारा जो है रिटेस्ट, जो रेजिस्टेंस को टच करना था वो पूरा हो गया इजीली, ठीक है। उसके बाद मजीद बीटीसी ने पंपिंग अपनी शुरू किया, तकरीबन $21,500 तक इसने अपनी जो पंपिंग लेवल है वो जारी रखा है, ठीक है। कुछ एक्सचेंजेस पे मेरा ख्याल से जो है वो विक लगी है, और वो अप टू मेरा ख्याल से 23,000 तक लगी है, मेरा ख्याल से, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन हाँ कुछ एक्सचेंजेस पे विक लगी ज़रूर है। तो अगर तो भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने पार्ट्स के अंदर एग्जिट करते जाना है, ठीक है जी। तो कहाँ गया मेरा चार्ट ये रहा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है, अगर तो आप इन चीज़ों को यूज़ करते रहोगे तो आपने इजीली प्रॉफिट बनाना है, सपोर्ट लेवल पे खरीदना है, कंसोलिडेशन का वेट करना है, रेजिस्टेंस का रीटेस्ट होगा, टेस्ट होगा, फिर दोबारा नीचे जब मार्केट आएगी तो वहां पे दोबारा आप एंट्री ले लेना, जरूरी नहीं है ऊपर जाके एंट्री लो, ठीक है। तो जब कोई चीज रेजिस्टेंस में बैठी हो, दोबारा बोल रहा हूँ, सब्र के साथ वेट कर लिया करो थोड़ा सा। जरूरी नहीं है आपने रेजिस्टेंस पे खरीदना है, ठीक है। ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात है। और हाँ, रेजिस्टेंस पे अगर आप कोई चीज
चीज शॉर्ट करते हो तो वो एक अलग सिनारियो, शॉर्ट तो बनता है रेजिस्टेंस पे। तो शॉर्ट वाली ये एक अलग बात है, लेकिन मैं स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ कि सिंपल जो रूल है आपका वो ये है, ठीक है। सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है, ये नहीं करना है महंगे में बेच के सस्ते में खरीदना है, उल्टा। आपने पैसा कमाना है, गवाना नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी मैंने फेजेस बताए वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर तो आपको समझ आ गए, मुझे प्लीज़ फीडबैक दे दें इस चीज़ का कि भाई आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ताकि हम लोग जो है अपने नए टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को हम जब दोबारा देखेंगे तो और चीज़ें सीखेंगे। इस चीज़ का मुझे बता दिएगा आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई है। कोई सवाल वगैरह है तो आप इसका वो भी पूछ लेते हैं, जनरल एफएक्यू इसका हम ले लेते हैं। और ब्रेकआउट का मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट के ऊपर जाना है, बिल्कुल। व्हाट अबाउट, अभी इसका नहीं रहने, क्लियर हो गया, ज़बरदस्त समझ आ गया, बेहतरीन हो गया। बिहाइंड यूजिंग एवरेज, इसका जो ताल्लुक है वो बेसिकली है कि आपकी जो मार्केट है वो रिएक्ट किस तरीके से करती है। ठीक है। तो अब डिपेंड करता है अब आप कौन से, कुछ मूविंग एवरेजेस बने ही ऐसे हैं जो कि ओवरऑल ग्लोबली यूनिवर्सली यूज होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, जैसे 200 मूविंग एवरेज है। अब मार्केट में अब डिपेंड करता है कौन सी मार्केट है, कि अगर तो आपकी कोई फॉरेक्स और स्टॉक्स की मार्केट है, वो इतनी तेजी, इतनी वॉलेटाइल नहीं है, इतनी तेजी से मूवमेंट नहीं लेती है, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी लॉन्ग टर्म मांगती है आपको कि आप उसको वेट करो, काफ़ी उसमें हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन हमारे पास माशाल्लाह मार्केट ऐसी है क्रिप्टो की कि इसके अंदर इतनी तेज़ी से मूवमेंट होती है कि हमारे पास 200 मूविंग एवरेज भी इजीली बार बार रीटेस्ट हो सकते हैं। ठीक है भाई, एक सवाल है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो मार्केट अप साइड जाती है या डाउन? मेरे प्यारे दोस्त, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो वो रेजिस्टेंस ऊपर होगी, ठीक है। और अगर ऑब्वियसली ऊपर की कोई चीज ब्रेक हो रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो अप साइड ही आएगी, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे फ्यूचर की लेवरेज कैसे सेट करते हैं? भाई ट्रेडिंग व्यू पे नहीं करते, ट्रेडिंग व्यू एक बेसिकली आपका एनालिसिस के लिए समझो टूल है, ठीक है। वहां पे आप सिर्फ एनालिसिस कर सकते हो, जरूरी नहीं है ट्रेडिंग व्यू पे करो, क्यू कॉइन पे भी कर सकते हो, बिटगेट पे भी कर सकते हो, ओकेएक्स पे भी कर सकते हो, वगैरह वगैरह। वीकली कैंडल, ये हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इफ रेजिस्टेंस ब्रेक एंड पंप स्टार्ट देन कैन वी बाय अगेन? उसका तरीका जो है ना, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको मंडे में बताऊंगा। बड़ा तला भाई आपने अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है, कि बाय अगली मर्तबा बाय किस तरीके से करते हैं। None of the videos since last 1.5 year explain the reason, how moving straight, how are you associating with resistance, etc. ये मैंने आपको पहले ही बताया, अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले भी ये डिस्कस किया था और इस चीज को मैंने क्लैरिफाई किया था। दोबारा बता देता हूँ कि आपकी जो मूविंग एवरेज है ना, ये क्या है? ये बेसिकली आपकी जो पिछली 200 कैंडल्स है ना, उसकी एक एवरेज है। अब जैसे ये जो पिछली 200 कैंडल्स है ना, इनकी जो प्राइस है, इसका एवरेज निकालेंगी ना तो आपको ये लाइन नजर आ जाएगी, ठीक है। अगर आप खुद मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हो या कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हो, तो ये सिंपल बेसिकली इसका फॉर्मूला ये है कि आपकी जो पिछली 200 कैंडल्स है ना, उसकी एक ये एवरेज निकली हुई है, ठीक है। अब जैसे ये एक कैंडल ये है, इस कैंडल की प्राइस है, लेट से मैं बोलता हूँ $20,900। अब इस कैंडल की प्राइस है $21,339। तो जो एवरेज है वो हमारा निकल रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। वेल इसका दो का एवरेज तो मुश्किल होगा, लेकिन बताना है, लेकिन हाँ, इसका सिनारियो इस तरीके से। अब मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट। अब जैसे ये मेरी 55 है ना, इसको मैं ऐसा करता हूँ, 5 पे कर देता हूँ इसकी लेंथ में। तो 5 कैंडल की मेरी मूवमेंट बताएगी अब ये मुझे, ठीक है। ये देखें, अब भाई मेरे पास जो 5 कैंडल्स हैं, लेट से 1 2 3 4 5, इनकी जो एवरेज है ना, वो ये है। अब अगर आप ये मैथमेटिकली खुद भी कैलकुलेशन करना है, करके देख लें, $20,279 के करीब मिल रहा होगा। जो 5 कैंडल्स की प्राइस है ना, उसके अराउंड ये इसका एवरेज है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है, बेसिकली आपकी प्राइस का एवरेज होता है, मूविंग एवरेज, ठीक है जी। चलें जी दोस्तों, होपफुली आप लोगों को आज के लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा।
और ट्रेडिंग में आपकी इस टेक्निक से, इस स्ट्रेटजी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और होपफुली आप लोग जो हैं वो अपने ट्रेडिंग के जर्नी में कामयाब होंगे। तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।